नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने मध्य प्रदेश की सीरीज़ में बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। हम अपने MPPSC प्री 2020 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो बात ना करते हुए सीधे हम राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप भी लगाने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या रह गई है, वो कितनी रह गई? 9 रह गई है। कितनी? 9। और प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में वो कितनी है? 11 है। तो 11 मध्य प्रदेश में इस टाइम पर राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 31 से अधिक क्या है? अभ्यारण्य है। 31 से अधिक क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 2019 नहीं, ये 2018 कर लेना, ठीक है। 2018 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 524, 526, 712, 308। तो दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश टाइगर में सबसे आगे है। 526 टाइगर निकले थे हमारे मध्य प्रदेश में 2018 की जनगणना के अनुसार। तो पहले नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आया था और सेकंड नंबर पे हमारा कर्नाटक आया था। क्या? कर्नाटक आया था। और कर्नाटक के कितने हैं? तो कर्नाटक में है 524। कर्नाटक में कितने हैं? 524। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू है? तो दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है, जो कि अमेरिका के सहयोग से लागू है। किसके? अमेरिका के सहयोग से चालू है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अमेरिका के सहयोग से चालू है। थोड़ा सा अपन कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1933 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही बना था। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम एक और बात जाने तो ये पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जारी किया। स्वयं का क्या जारी किया? शुभंकर जारी किया है। और शुभंकर का नाम क्या है? भूर सिंह। क्या नाम है? भूर सिंह। भूर सिंह एक बारहसिंगा का नाम है। ठीक है, तो भूर सिंह स्वयं का इसने क्या जारी किया? एक शुभंकर जारी किया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही हालो घाटी व बंजर घाटी अवस्थित है। क्या? हालो घाटी व बंजर घाटी अवस्थित है। हालो घाटी व बंजर घाटी अवस्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके आगे अपन चलते हैं। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। प्रियदर्शनी पार्क, ये इसका नाम है। ठीक है, याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में, लेकिन इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क जो नाम है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? तो सिवनी छिंदवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा दोनों में पड़ता है। और थोड़ा सा इसका नीचे का सिरा कहाँ लग जाता है? महाराष्ट्र में लग जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। यहाँ पर मोगली लैंड भी अवस्थित है। मोगली लैंड भी यहीं पर ही अवस्थित है। इसको भी आप ध्यान रखना। वाटर सेफ्टी पार्क भी यहाँ पर अवस्थित है। इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व में शामिल कब हुआ? 1992 में शामिल हुआ। कब? 1992 में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर वाला चतुर्थ स्थान पर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाले चतुर्थ स्थान पर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम जरा जान लेते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन सा कब शामिल हुआ था। तो बांधवगढ़ जो शामिल हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर में वो 1992 में शामिल हुआ था। ठीक है, संजय गांधी जो शामिल हुआ था वो 2008 में शामिल हुआ था।
सतपुड़ा जो शामिल हुआ था वो 1999 2000 में शामिल हुआ था, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शामिल हुआ था 1992 में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में हुआ था। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1992 में ये हुआ था, 1993 में बांधवगढ़ हुआ था, सतपुड़ा 1999 में हुआ था, और संजय गांधी कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ये तो इनकी स्थिति है। लेकिन उसने जो बोला चतुर्थ स्थान पर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहले पे कौन सा हुआ था? पहले पे कौन सा हुआ था दादा? पहले पे तो अपना कान्हा किसली हुआ था ना, 1974 में। तो कान्हा किसली 1974 में पहला हो गया, पन्ना हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गए? तो जमा लो इसकी स्थिति क्या है। चलो मैं आपको एक और बार ढंग से इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। जो हमारा कान्हा है, यदि हम बात करें कान्हा की, तो ये हमारा हुआ था 1974 में, 1974 में। दूसरा हम बात करें बांधवगढ़ की, अपने की कौन से की? बांधवगढ़ की, तो ये जो हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में। फिर हम बात करें अपनी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हुआ था 1995 में। और फिर हम बात करें अपनी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हुआ था 1999 में। तो दोस्तों चौथे नंबर पर अपना सतपुड़ा आंसर यहाँ पर आता है। ठीक है, सतपुड़ा आंसर यहाँ पर अपना आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगला है प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है? तो दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है। ठीक है, कौन कौन सा देख लो। पहला कान्हा हो गया, ठीक है, दूसरा बांधवगढ़ हो गया, तीसरा पन्ना हो गया, चौथा अपना सतपुड़ा हो गया, पांचवा अपना पेंच हो गया, छठवा अपना कौन सा हो गया? जो संजय डुबरी है वो हो गया। ठीक है, संजय डुबरी है वो हो गया। तो ये सारे अपने काम में शामिल हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो 6 शामिल हैं। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कौन है? गैनी मैनफोर्ड, कैलाश साइंकिल, के फारसन, विनय पटनायक। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो जन्मदाता है वो कैलाश साइंकिल जी हैं, और विश्व में जो प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता है वो है गैनी मैनफोर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रदेश में सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1993 में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना था, स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कहाँ पर है? उमरिया में, 1968 में। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। मतलब बाघों का यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, और सफेद शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर अपन को ये प्राप्त हो गया। प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया? 1993 में शामिल किया, मैंने अभी आपको बताया। टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526। उसके बाद कर्नाटक में कितने हैं? 524। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सुमेलित करना है अपन को कि कौन सा कहाँ पर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो आप देख लो, अपने हिसाब से मिला लो। मैं आपको बता देता हूँ। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मंडला और बालाघाट में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में, कटनी में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पन्ना छतरपुर में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा सिवनी में। ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा में, ये आप ध्यान रखना। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किए गए हैं ये मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बता दिया गया था कि संरक्षित और आरक्षित वन क्या होते हैं। तो प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं वो आरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं। आरक्षित वन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, और यहाँ पर कुछ भी करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। संरक्षित वन में भी क्या होता है? संरक्षित वन में भी जो सरकार की देखरेख रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियाँ जरूरत के अनुसार होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।
संरक्षित वनों में हम जैसे कि हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उन्हें रख लिया जाता है, लेकिन आरक्षित वन में केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय उद्यान रखे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो है कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में। मैंने आपको बताया था इसने अपना एक शुभंकर जारी किया, भूर सिंह शुभंकर जारी किया है। कौन सा? भूर सिंह। ठीक है, ध्यान रखना इसको। निम्न में से प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान कहां पर है? तो जीवाश्म उद्यान पहला कहां पर है? फासिल डिंडोरी में। ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? डिंडोरी में। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो डिंडोरी है। कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। निम्न में से प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो प्रदेश में वर्तमान समय में जो अभ्यारण्य है वो 34 हैं। ठीक है, लेकिन ये 34 केवल अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो 31 से ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दो तीन चीजें आप यहाँ पे समझ लेना कि भारत में जो हम बात करें, भारत में जो पहला अपना राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है अपना? कौन सा है अपना? तो वो है अपना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1936 में। ठीक है, 1936 में। और भारत में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मिथनावा में। कहाँ पर? मिथनावा में। ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 1887 में बना था। ठीक है, कहाँ पर? तो ये बना था अपना सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रदेश में इको विकास समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? प्रदेश में पक्षियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से, वन्य प्राणी संरक्षण में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रदेश में वन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान से चयनित करने के उद्देश्य से, और प्रदेश में बाघों की संख्या को कमी करने की को दूर करने के उद्देश्य से। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, वन्य प्राणी संरक्षण में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से। सुमेलित करना है अपन को, इसको ध्यान रखना, जरा देख लो। नौरादही अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य। तो सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो धार में है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है, और नौरादही अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर में। नौरादही अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 11.94, वो 1194 पॉइंट में वर्ग किलोमीटर जो तक फैला हुआ है। ठीक है, और यदि छोटा पूछ लिया जाए अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में तो राला मंडल है। कौन सा है? राला मंडल, 2.14 समथिंग वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, इंदौर में। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है अपना मुख्यमंत्री। प्रदेश में विश्व की पहली बाइक टाइगर व्हाइट है जी। ठीक है, व्हाइट टाइगर सफारी, टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो 13 अप्रैल 2013, 3 अप्रैल 2016, 30 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2014। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 अप्रैल 2016 को। किसने इसका उद्घाटन किया था? तो जो मार्तंड सिंह जुड़देवी है उन्होंने। ठीक है, मार्तंड सिंह ने, ठीक है, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो रखा गया है जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है, मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है, जो कि 1999 में जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। 3 है अपने यहाँ पे, मध्य पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। अमरकंटक को शामिल किया गया था 2005 में, और पन्ना को जो शामिल किया गया है वो 2011 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वाराणस में किस क्षेत्र के पक्षियों का अध्ययन किया था? पचमढ़ी और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन वाराणस ने। ठीक है, ध्यान रखना, IMP है ये। मंडला और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन, विदिशा और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन, नीमच और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, नीमच और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो प्राचीन वृक्षों की पहचान करने के क्षेत्र में, वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी के क्षेत्र में। तो इसका हो जाएगा दूसरा, वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में चला गया है? तो दोस्तों देखो, बांधवगढ़ उमरिया में है, जा नहीं सकता। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में। वो सतपुड़ा कहाँ पर है? होशंगाबाद में, सॉरी,
कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कब बना था? तो 1999-2000 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में। तो ये जा सकता है, तो यही अपना उत्तर है। ठीक है, सीधी जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसका आधा हिस्सा कहाँ चला गया? कोरिया जिले में चला गया, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल का किला बना है? तो जॉर्ज केसल का किला कहाँ बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी में बना है। कहाँ पर? सीपरी में। ठीक है, यहाँ पर सांख्य सागर भी है, सांख्य सागर भी है, माधव तालाब भी है। यहाँ पर ये भी याद रखना, सांख्य सागर व माधव तालाब भी यहाँ पर हैगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जॉर्ज केसल का किला बना है यहाँ पर। ठीक है, भारत का सबसे छोटा फुलचुकी पक्षी फुलचुकी तथा सबसे बड़ा कौन सा है? सारस। सारस सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे छोटा कौन सा? फुलचुकी। किस राज्य में पाया था? दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी की स्मृति में, राजीव गांधी की स्मृति में, जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, कोई नहीं। तो वृक्ष मित्र पुरस्कार जो दिया जाता है वो इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। ये आईएमपी बन जाते हैं, ध्यान रखना इनको। वन पेरेरी पुरस्कार दिया जाता है वनों में अग्नि की रोकथाम, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा, अवैध वन कटाव को रोकने सभी क्षेत्रों में। तो वनों में अग्नि की रोकथाम के लिए भी वन पेरेरी का काम हो जाता है पुरस्कार, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा, अवैध वन कटाव को रोकना और सभी क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार कब से शुरू किया गया है? तो महावृक्ष पुरस्कार 1995 से शुरू किया गया। ठीक है, जो जो वृक्ष हैं उनकी नई नई प्रजातियों को छांटकर उनको संरक्षित करने के क्षेत्र में इसको अवार्ड को दिया जाता है महावृक्ष पुरस्कार। 1995 से शुरू हुआ है। पहला डॉल्फिन सेंटर बनाया गया है कहाँ पर? तो सीपुरी, भिंड, मुरैना, कोई नहीं। तो इसमें तो भिंड को बनाया गया पहला डॉल्फिन सेंटर। ध्यान रखना, डॉल्फिन जो अपने यहाँ पर जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हमेशा जो शुद्ध पानी है या फिर जो सही पानी है, शुद्ध पानी है, वहाँ पर रहता है। जैसे कि गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। घड़ियाल संरक्षण परियोजना कौन से अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है? चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य, सभी अभ्यारण्य। तो इसका हो जाएगा अपना सभी। ठीक है, सभी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। एशियाई शेरों को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है? रातापानी, पालपुर कुनू, नौरादेही, सैलाना। इसको ध्यान रखना, पालपुर कुनू को 2018 में ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया है? इससे पहले भी 2007 में इसको चीतों के संरक्षण के लिए घोषित किया गया था पालपुर कुनू को। ठीक है, तो पालपुर कुनू को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि गुजरात से एशियाई जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, उनको पालपुर कुनू में लाया जा रहा है। ठीक है, पालपुर कुनू कहाँ पर है? तो श्योपुर में है। कहाँ पर है? श्योपुर में। हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी अवस्थित है। यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चालू की गई है अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से। मध्य प्रदेश का एकमात्र गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पहले शाजापुर में था, अब कहाँ पर पहुंच गया? वो आगर मालवा में। ठीक है, और गौ कैबिनेट बिठाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो भी अपना मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो एकमात्र गौ अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? आगर मालवा में। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न आईएमपी बनते हैं अपन ने अपनी इस क्लास में कवर कर लिए हैं। बाकी जो भी है वो अपन टेस्ट इसके लगाएंगे, उसमें अपन समझ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समस्या आई है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। अपन MPPSC प्री 2020 की तरफ बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।